नमस्कार, ISD न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह से जुड़ी है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन आज दोबारा टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा के बयान के बाद 23 अगस्त से हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह को 41A CRPC के तहत 2 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों में गिरफ्तार किया है। ये मामले फरवरी और अप्रैल 2022 में दर्ज किए गए थे। प्रदर्शनकारी राजा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी के समय राजा के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। भीड़ ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। गिरफ्तार होने से पहले राजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें कहा, मुझे आज या कल गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई मेरे देश मेरे धर्म को बुरा कहेगा तो मैं उसे उसी भाषा में जवाब दूंगा, चाहे इसकी सजा जो भी हो। अब हिंदू पीछे हटने वाला नहीं है। आशा करता हूं कि इस धर्म युद्ध में हर हिंदू हमेशा की तरह मेरा साथ देगा। 2 दिन पहले कोर्ट ने टी राजा सिंह को जमानत पर छोड़ा था। 23 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद राजा को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने पहले उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, लेकिन बाद में ऑर्डर वापस लेते हुए राजा को चेतावनी देते हुए बेल दे दी थी। दूसरी तरफ भाजपा ने राजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया था। जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया था। राजा के खिलाफ हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन जारी है। नाराज भीड़ ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए राजा की गिरफ्तारी की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने टी राजा के बयान की तुलना पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से की। वहीं इस मामले में भाजपा विधायक टी राजा सिंह के वकील को UAE से धमकी मिली है। सूत्रों के मुताबिक उनके वकील के पास धमकी भरे 3 कॉल आए। राजा सिंह की कथित टिप्पणी के बाद पूरे हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन जारी है। इसके विरोध में रात भर चले प्रदर्शनों में एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग घायल हो गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं ने गौसा महल की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। नाराज भीड़ ने गौसा महल से MLA टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने टी राजा के बयान की तुलना पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से की। राजा सिंह के कथित बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि मैं भाजपा विधायक के बयान की निंदा करता हूं। भाजपा तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है और यहां पर सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। अगली खबर बिल्किस बानो केस से जुड़ी है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात दोषियों को छोड़ने का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर दोषियों को प्रतिवादी बनाने को कहा और राज्य और अन्य को नोटिस जारी किया है। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया था। इस याचिका को CPM नेता सुभाषनी अली, लेखिका रेवती लाल और मानवाधिकार कार्यकर्ता रूप रेखा वर्मा ने दाखिल किया था। चीफ जस्टिस NV रमना की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर केंद्र एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किए और याचिकाकर्ताओं से सजा में छूट पाने वालों को मामले में पक्षकार बनाने को कहा। न्यायालय ने मामले को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच CBI ने की थी, इसलिए गुजरात सरकार दोषियों को सजा में छूट का एक तरफा फैसला नहीं कर सकती। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 435 के तहत राज्य सरकार के लिए इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री से सलाह लेना अनिवार्य है। 2008 में CBI की विशेष अदालत ने 23 में से 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सभी 11 दोषी अब रिहा हो चुके हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने कैद के दौरान उनके अच्छे चाल चलन के आधार पर यह फैसला लिया। दोषी बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 15 साल जेल में थे। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उसे इस बात पर विचार करना है कि क्या गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं और क्या इस मामले में छूट देते समय दिमागी कसरत की गई थी। बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था।
पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा, हमें यह देखना होगा कि क्या इस मामले में छूट देते समय दिमागी कसरत की गई थी। क्या आप कह रहे हैं कि छूट नहीं दी जा सकती? सिब्बल ने कहा कि हम केवल यह देखना चाहते हैं कि क्या दिमाग का प्रयोग किया गया था। सिब्बल ने पीठ से कहा कि कृपया याचिका देखें। इस मामले में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य को बानों को 50 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करने का भी निर्देश दिया था। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य को उन्हें सरकारी नौकरी और आवास प्रदान करने का निर्देश दिया था। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है। गुरुवार को पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी। उन्हें बुधवार को अचानक दिल्ली से हाईकमान का बुलावा आया। दिल्ली पहुंचकर चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। चौधरी की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से प्रभावी जाट समुदाय को साधने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के विवादास्पद 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में 1 साल तक चले आंदोलन में जाट समुदाय ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सूत्रों के मुताबिक चौधरी ने बुधवार को देर शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्री हैं। चौधरी ने स्वतंत्र देव सिंह का स्थान लिया, जो इससे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। ऐसे में भाजपा चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर क्षेत्रीय संतुलन भी साधना चाहती है। चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। भूपेंद्र चौधरी पहले भी संगठन में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। 1999 में उन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी बीजेपी ने उन पर विश्वास बनाए रखा। भूपेंद्र चौधरी का जन्म मुरादाबाद जिले के महेंद्री सिकंदरापुर गाँव में हुआ था। पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र चौधरी की पहचान जाट नेता के रूप में होती है। इस नाते उनकी पश्चिमी यूपी और जाट वोटरों में मजबूत पकड़ भी है। वहीं बताया जाता है कि किसान आंदोलन के बाद भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को अनुमान से ज़्यादा सीटें मिलना कहीं न कहीं भूपेंद्र चौधरी का ही असर है, जिसका उन्हें इनाम भी मिला। यूपी की सत्ता में वापसी के बाद भूपेंद्र चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं दूसरी बार योगी सरकार में मंत्री बने। वहीं अगली खबर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति समिति के अनुसार पंजाब के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस जनवरी 2022 में पंजाब की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। इससे पहले कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्ति किया था। यह मुद्दा 5 जनवरी को पंजाब के भटिंडा में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी के फंसने से संबंधित है, जब किसानों के एक समूह ने राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। सुनवाई में सीजेआई रमना ने कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि हरमनदीप सिंह हंस पंजाब एसएसपी फिरोजपुर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे और उनके पास पर्याप्त समय और फोर्स उपलब्ध होने के बावजूद एक्शन लेने में विफल रहे। रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पीएम के प्रवेश करने से पहले एसएसपी निर्देशों पर कार्रवाई करने में विफल रहे। समिति की रिपोर्ट ने ब्लू बुक की आवधिक समीक्षा के लिए एक समिति के गठन की भी सिफारिश की। सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी ताकि वे उस पर कार्रवाई कर सके। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने वकीलों की आवाज़ नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका में आदेश पारित किया था। जांच समिति के गठन के लिए 12 जनवरी को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि प्रश्नों को एक तरफा जांच पर नहीं छोड़ा जा सकता और न्यायिक रूप से जांच की निगरानी करने की आवश्यकता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक या उनके नामांकित व्यक्तियों आईजी के पद से निचले स्तर पर नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, पंजाब के एडीजीपी और पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल समिति के अन्य सदस्य हैं। कोर्ट ने कमेटी के समक्ष सवाल रखा कि 5 जनवरी 2022 की घटना के लिए सुरक्षा उल्लंघन के क्या कारण थे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किस हद तक, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय क्या होने चाहिए, अनसंवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा में सुधार के लिए कोई सुझाव या सिफारिशें, कोई अन्य आकस्मिक मुद्दा जो कमेटी उचित समझे। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में इस तरह की चूक की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नए उपाय विकसित करने की भी आवश्यकता है। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने
कहा कि फिरोजपुर के एसएसपी प्रधानमंत्री के यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध कराने में विफल रहे। उनके पास वैकल्पिक मार्ग का पर्याप्त समय था। जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी वहां रहते हैं, लेकिन तीनों वहां से गायब थे। इनके अलावा उन्होंने कहा कि जिस पुल पर काफिला रुका उसके 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी थे। 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर था। वे तोप की रेंज में थे, स्नाइपर की रेंज में थे। वहां से गोला बारूद चल सकता था, कुछ भी हो सकता था। पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनकर 20 मिनट तक खड़ी रही। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उनके विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। इसको लेकर आपके वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने दावा किया है कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 40 विधायक तोड़ने की तैयारी में थी। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क न होने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में बुधवार को पार्टी ने संसदीय समिति की बैठक बुलाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि गुरुवार सुबह 11 बजे पार्टी के सभी विधायकों की बैठक होगी। बैठकों में विधायकों की जुटान शुरू हुई थी कि दिलीप पांडे ने एक विधायक के हवाले से दावा किया कि बीजेपी उनके 40 विधायक तोड़ने की तैयारी में है और हर विधायक को 20 करोड़ का ऑफर दिया है। आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि हमारा कुछ विधायकों से संपर्क हो पाया तो उसने बताया 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। तो हमारा सवाल ये है कि 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ कहां से आए? ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि सारे विधायक से संपर्क हो जाएगा। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने भी बीजेपी पर हमलावर रुख दिखाते हुए आरोप लगाया कि वो दिल्ली की सरकार को गिराने की लगातार कोशिश कर रही है। दरअसल आपने बुधवार को दावा किया कि भाजपा ने दिल्ली में उसके 4 विधायकों से संपर्क किया और उनसे पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पेशकश करते हुए कहा कि ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें झूठे मामलों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी का सामना करना पड़ेगा। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विधायकों अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती और कुलदीप कुमार से भाजपा के नेताओं ने संपर्क किया, जिनके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध है। सिंह ने दावा किया कि उन्हें पेशकश की गई कि वे अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्हें 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और अगर वे अपने साथ अन्य विधायकों को लेकर आते हैं तो उन्हें 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।